नमस्कार दोस्तों नियति का खेल अनोखा और अद्भुत है। यह हर इंसान के जीवन को एक ऐसी राह पर ले जाती है जिसे वह खुद समझने और बदलने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य यही है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कर्म का यह नियम अटल है जो न किसी के पक्ष में बदलता है न किसी के खिलाफ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कार्य का प्रभाव अनिवार्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। भाग्य और कर्म के इस जटिल ताने बाने में हर व्यक्ति अपने हिस्से की भूमिका निभाता है। यह कहानी जीवन के उन अनछुए पहलुओं की ओर संकेत करती है जो हमें हमारे कर्मों का महत्व और नियति की अदृश्य शक्ति का एहसास कराती है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, सूरज की पहली किरणें आसमान में रंग भरती तो गोविंद हर रोज़ अपने खेतों में जाने के लिए तैयार हो जाता। यह उसका रोज़ का नियम था, एक किसान का नियम। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। गोविंद एक छोटे से गांव नवापुर में रहता था। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, जहां के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे। गांव के लोग साधारण और सीधे साधे थे। उनके लिए खेती ही जीवन का आधार थी। गोविंद भी उन्हीं में से एक था। गोविंद के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा, 10 साल की बेटी राधा और 7 साल का बेटा रोहित थे। सुमित्रा एक समझदार महिला थी जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। गोविंद के पास गांव के किनारे 3 बीघा जमीन थी। वह जमीन उर्वर नहीं थी, लेकिन गोविंद के लिए यही उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। गांव के लोग गोविंद को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानते थे, लेकिन उसे एक और नाम से भी जाना जाता था, नियति का भक्त। गोविंद का मानना था कि जो कुछ भी होता है वह नियति के अनुसार ही होता है। वह कहता, भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर रहेगा, लेकिन इंसान का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म करता रहे। गोविंद ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह अपने चाचा के सहारे बड़ा हुआ, लेकिन चाचा का व्यवहार कठोर था। गोविंद ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। यह सब उसकी नियति का ही हिस्सा था, ऐसा वह मानता था। नवापुर गांव सुंदर लेकिन साधनहीन था। गांव में न तो बिजली थी न ही पक्की सड़कें। बारिश के मौसम में रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते और गर्मी में पानी की किल्लत रहती। फिर भी गांव वालों में आपसी भाईचारा था। सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते, इस गांव में जीने के लिए केवल 2 चीजें चाहिए, सहनशक्ति और विश्वास। गोविंद ने अपने जीवन में यही 2 मूल मंत्र अपनाए थे। एक दिन गोविंद अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह हांफते हुए बोला, गोविंद, तुम्हारे बैल घायल हो गए हैं। यह सुनकर गोविंद का दिल धक से रह गया। वह भागते हुए घर पहुंचा तो देखा कि उसके बैल को गहरी चोट लगी थी। बैल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वे न केवल खेती के काम आते थे, बल्कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी उन पर निर्भर थी। गोविंद ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बैल की मरहम पट्टी की और कहा, घबराओ मत, यह ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे आराम चाहिए। यह घटना गोविंद के लिए एक बड़ा झटका थी। वह जानता था कि बिना बैल के खेती करना बहुत कठिन होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद खेत जोतने की ठानी। गोविंद ने बिना रुके काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, खुद हल चलाता और देर रात तक खेतों में मेहनत करता। गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसकी प्रशंसा करते, लेकिन गोविंद ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी पत्नी सुमित्रा ने एक दिन कहा, इतनी मेहनत मत करो गोविंद, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा।
गोविंद मुस्कुराते हुए बोला, सुमित्रा, मेहनत से डरकर कोई भी किसान अपने खेत को लहलहा नहीं सकता। भाग्य का लिखा तो होकर रहेगा, लेकिन मुझे अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। गोविंद का संघर्ष उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत की परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा। नियति का निर्णय चाहे जो हो वह उसे स्वीकार करेगा। बैल की चोट ने गोविंद के जीवन में पहली बड़ी चुनौती ला दी थी। हालांकि उसने बिना किसी शिकायत के अपने हाथों से खेत जोतना शुरू किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसकी 3 बीघा जमीन पथरीली और सूखी थी। इस पर हल चलाने के लिए बैल जैसी ताकत की जरूरत होती थी। उस साल बारिश ने भी धोखा दिया। आमतौर पर सावन के महीने में गांव के खेत पानी से भर जाते थे, लेकिन इस बार आसमान सूखा रहा। गोविंद ने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें लोग सम्मान से दादा कहते थे, गोविंद के पास आए। उन्होंने कहा, गोविंद, कभी कभी भाग्य भी हमारी परीक्षा लेता है। जब आसमान बादलों से खाली हो तो भगवान से प्रार्थना करो। शायद यही समय है जब तुम्हें नियति पर विश्वास दिखाना होगा। गोविंद ने नम्रता से उत्तर दिया, दादा, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान हमारी मेहनत देखकर ही हमारी मदद करते हैं। गांव में एक ज्योतिषी पंडित श्यामलाल काफी प्रसिद्ध था। वह लोगों के भविष्य की भविष्यवाणी करता और उनके संकटों का उपाय बताता। सुमित्रा ने गोविंद से कहा, तुम पंडित जी के पास क्यों नहीं जाते? शायद वह तुम्हारे भाग्य के बारे में कुछ अच्छा बता सके। गोविंद ने पहले इस बात को अनसुना किया, लेकिन सुमित्रा के बार बार कहने पर वह पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने गोविंद की कुंडली देखकर कहा, गोविंद, तुम्हारे जीवन में शनि का प्रभाव है। अगले 3 साल तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन अगर तुम कुछ विशेष उपाय करोगे तो यह समय आसानी से निकल जाएगा। गोविंद ने शांत स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या इन उपायों से मेरी मेहनत सफल होगी? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रयास और प्रार्थना से इसे थोड़ा सरल बनाया जा सकता है। पंडित जी की बातों ने गोविंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह घर लौटते समय रास्ते में मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में भाग्य इतना मजबूत होता है कि हमारी मेहनत को पीछे छोड़ दे, या यह केवल हमारी आस्था की परीक्षा है? उसने फैसला किया कि वह अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। खरीफ की फसल का समय आ चुका था। गोविंद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर धान बोया, लेकिन बारिश न होने के कारण खेत सूखे रह गए। फसल धीरे धीरे मुरझाने लगी। गोविंद को यह देखकर गहरा आघात लगा। गांव के अन्य किसान भी इसी स्थिति का सामना कर रहे थे। कई लोग अपने खेत छोड़कर शहर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन गोविंद ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के अन्य किसानों को प्रेरित करते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। पानी की कमी है तो हम कुएं खोद सकते हैं। अगर भगवान ने हमें यह संकट दिया है तो उसने इसे दूर करने की ताकत भी दी होगी। गोविंद के नेतृत्व में गांव वालों ने एक साथ मिलकर नए कुएं खोदे। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उनके प्रयासों ने गांव में नई उम्मीद जगाई। धीरे धीरे खेतों को पानी मिलने लगा और फसलें फिर से हरी होने लगी। गोविंद की मेहनत रंग लाई, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गोविंद ने पहली बार महसूस किया कि संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सामूहिक प्रयास और दृढ़ता इसे आसान बना सकती है। उसने समझ लिया था कि भाग्य और कर्म का खेल जटिल है, लेकिन कर्म हमेशा अपने फल लाता है। गोविंद की मेहनत से गांव में बदलाव आया, लेकिन उसकी व्यक्तिगत मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक दिन गोविंद की बेटी राधा बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने बताया कि उसे गंभीर इलाज की जरूरत है, लेकिन गोविंद के पास इतने पैसे नहीं थे। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आए, लेकिन राशि पर्याप्त नहीं थी। इसी दौरान पंडित श्यामलाल ने गोविंद को सलाह दी कि वह देवी का विशेष हवन कराए, जिससे उसकी परेशानियां खत्म हो सकती है।
गोविंद ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं देवी से केवल आशीर्वाद मांगता हूँ, लेकिन समाधान मेरे कर्म से आएगा। वह इलाज के लिए शहर गया, जहाँ उसने मजदूरी करके अपनी बेटी का इलाज करवाया। शहर में गोविंद की मेहनत ने उसे नई सीख दी। उसने देखा कि यहाँ हर कोई अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह गांव लौटकर आया और किसानों को आधुनिक खेती की तरीके सिखाने लगा। गांव के कई लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए और बोले, तुम भाग्य से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। गोविंद ने उत्तर दिया, मैं भाग्य से नहीं, अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए और उनकी मेहनत का असर दिखने लगा। गोविंद ने अपनी जमीन पर नई तकनीकों से खेती की, जिसमें कम पानी की जरूरत थी। उसने अन्य किसानों को भी यह तरीका सिखाया। इस बीच गांव के पास एक व्यापारी आया जो फसल खरीदने का प्रस्ताव लेकर आया था। गोविंद ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने गांव वालों को संगठित किया और उनकी फसलों को बेचने का बेहतर दाम दिलाया। अब गांव में समृद्धि का माहौल बनने लगा। एक रात गांव में तेज बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया। गोविंद की मेहनत से खड़ी हुई फसल नष्ट हो गई। यह घटना गोविंद के लिए बहुत बड़ी चोट थी। सुमित्रा ने गोविंद से कहा, अब हमें यह मान लेना चाहिए कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यह प्रकृति का चक्र है, हर मुश्किल के बाद अवसर आता है। गांव के लोग अब गोविंद को दोष देने लगे। उन्होंने कहा कि उसकी तकनीकें असफल है और उसे खेती छोड़ देनी चाहिए। गोविंद को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। उसने कर्ज लेकर नए बीज खरीदे और फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने सूखा रहने वाली फसलों को उगाने का निर्णय लिया। गोविंद की नई फसल अच्छी होने लगी, लेकिन उसके पास बाजार तक पहुंचने का साधन नहीं था। इसी दौरान एक व्यापारी जो पहले गोविंद से प्रभावित था, उसकी मदद करने आया। उसने गोविंद की फसल को शहर में बेचने का वादा किया। व्यापारी की मदद से गोविंद को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने इस पैसे का उपयोग गांव के लोगों के लिए सिंचाई की व्यवस्था में किया। गोविंद के प्रयासों ने गांव को बदल दिया। लोग अब उसे आदर से देखते थे। गांव में नई तकनीकों और सामूहिक प्रयासों की वजह से फसल की पैदावार बढ़ गई। गांव वाले अब गोविंद को अपना नेता मानने लगे। गोविंद ने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल उसका नहीं था, बल्कि पूरे गांव का था। गोविंद ने अंत में समझा कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने गांव वालों से कहा, नियति का निर्णय अटल होता है, लेकिन कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय है। अगर हम अपने कर्म करते रहे तो नियति भी हमारी मदद करती है। गांव में अब हर कोई गोविंद के इस संदेश को मानता था। गोविंद का जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। गोविंद की यात्रा केवल उसके जीवन का संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह कर्म और भाग्य की अनंत लड़ाई का एक उदाहरण थी। उसने यह साबित कर दिया कि नियति का निर्णय तो अटल है, लेकिन कर्म से उसे नई दिशा दी जा सकती है। नियति का निर्णय अटल है और भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। जीवन का हर पल, हर घटना हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। कर्म का यह अडिग नियम हमें सिखाता है कि हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। चाहे सुख हो या दुख, हर अनुभव हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए यह समझना और स्वीकार करना आवश्यक है कि नियति और कर्म एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अपने कर्मों को सुधारना ही हमारे जीवन को बेहतर दिशा देने का एकमात्र मार्ग है। अंततः जीवन का सार यही है, कर्म करते रहे, परिणाम पर भरोसा रखें और नियति के निर्णय को सहजता से स्वीकारें। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।